वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, मैप्स एंड हाउ टू रीड मैप्स एंड व्हाई मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. As we understand that maps play a very important role in our life. डेली बेसिस पे अगर हम बात करें, डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें तो मैप्स यूजुअली हम गूगल मैप्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं. अगर हम अपने बचपन को देखें तो हमें पता चलेगा कि मैप्स हमारे स्कूल या हमारे कॉलेजेस की वॉल पे लगे होते थे. ग्लोब की शक्ल में हमने मैप्स को देखा है. हमारी बुक्स में हम जब भी जियोग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ते थे तो मैप्स का इस्तेमाल करते थे. तो वाई मैप्स आर इम्पोर्टेंट aspect of our student journey because they help you to understand things in one go. यहाँ पर सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए ही मैप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो सभी स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या इवन इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स में, इन सभी डिसिप्लिन्स में मैप्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है. तो ऐसे समय जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग इश्यूज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को अगर हम मैप के थ्रू रीड आउट करें, उन्हें याद कर सकें, तो हमारी किस तरीके से हमारी पढ़ाई में इससे आसानी पैदा होगी हम देख सकते हैं. तो जी हाँ, आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे कि मैप्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए वाइल डूइंग द मैप रीडिंग. सो लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे. और सबसे पहले देखते हैं ये स्लाइड जिसमें मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से स्पेशली एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए अलग अलग एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ में मैप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस इस डिसिप्लिन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स आते हैं, चाहे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज़ हों, या अगर हम पावर रिसोर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, या ग्लोबल और रीजनल स्टडीज़ कर रहे हों, इवन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो मैप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंस रखते हैं. इसके अलावा अगर हम जियोपॉलिटिकल इशूज़ की बात करें, या फिर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी देश की सीमाएं कहाँ तक है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में वो हिस्सा जब बाउंड्रीज डिस्प्यूट को लेकर हम इंटरनेशनल अफेयर्स में इन इश्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं. स्पेशली अगर हम अपना रिलेशन चाइना से देखें तो हमारे किस तरह से चाइना से डिस्प्यूट्स हैं बाउंड्रीज़ को लेके, इन चीज़ों को समझना, इन कॉम्प्लिकेशंस को समझना आसान हो जाता है जब हम उन्हें मैप्स के थ्रू पढ़ते हैं. इसके अलावा अगर हमें कोई भी पब्लिक ओपिनियन चेक करना हो, लोगों का सर्वे के थ्रू हमें अंदाज़ा लगाना हो कि कितने % लोग इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, इस पर्टिकुलर ओपिनियन से अग्री करते हैं और कितने नहीं करते हैं, तो उन सारे सर्वेज़ को भी हम मैप के थ्रू एक जगह डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो अगर आप स्टूडेंट हैं जो विजुअल्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और ड्राफ्ट्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू कंसेप्ट्स को, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. सो कुछ एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं मैप्स की. जैसे कि आप इन जनरल ये मैप देख रहे हैं, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल मैप, एक इंडियन मैप जिसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट शहरों को डिफ़ाइन किया गया है. तो मैं कुछ पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगी. हमेशा याद रखिए मैप जो है वो एक ही डायरेक्शन में दिखाया जाता है और वो नॉर्थ की तरफ होता है. तो जब भी आप मैप देखें तो सबसे पहले ये एरिया देखें कि विच लोकेशन, विच साइड ऑफ डायरेक्शन इट प्रोवाइड्स यू. तो जनरली सभी मैप्स जो होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन के व्यू से मैप के स्ट्रक्चर को represent करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज विच इज़ कॉल्ड लेजेंड. इस एरिया को, जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस एरिया को कहते हैं लेजेंड. नाउ दिस लेजेंड इज़ एक्चुअली अ बॉक्स, इट्स अ कॉलम, इट्स अ टेबल जो कि इम्पॉर्टेंट साइंस को, सिम्बॉल्स को दर्शाता है. सपोज़ यहाँ पे अगर मुझे देश में, इंडिया के अंदर, या इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो दिखानी है, तो मैंने एक लाइन का यूज़ किया है. इसी तरह से मुझे स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज़ दिखानी है तो उसे मैंने वाइट लाइन से ड्रॉ किया है. इसी तरह मैंने अगर कैपिटल ऑफ द कंट्री दिखाना है तो रेड कलर के स्क्वायर से डिनोट किया है, और इसी तरह से शहरों को दिखाना है तो ब्लैक सर्कल्ड डॉट से उसे रिप्रेजेंट किया है. सो ये सारे ही सिम्बॉल्स आपको एक आइडिया देते हैं दैट which symbol belongs to which particular information. So this whole information you will get it from this space that is called the legend part. इसके बाद आता है एक और important part जिसे हम कहते हैं scales. Now again scales
एक किस्म की कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है टू डिफाइन अ स्पेसिफिक पैरामीटर। सो सपोज मुझे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है मैप के अंदर, इट्स कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 10 किलोमीटर मैप पर दिखाओ, बट मैप पर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो इस चीज़ को डिफाइन जिस इंफॉर्मेशन या जिस टेबल से या जिस स्केल से किया जाता है, दैट कम्स ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड द स्केल पार्ट। ठीक है, सो एक होता है डायरेक्शन, एक होता है लेजेंड, एक होता है स्केल। ठीक है, और ये होता है आपका टाइटल ऑफ द मैप। तो जब भी आप कोई मैप पढ़ें, कहीं भी आपको मौका मिले, कोई भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले वेर यू सी अ मैप, और इवन इन जनरल यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मैप्स, सो एक मैप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उसका टाइटल, विच विल टेल यू कि उस मैप के अंदर क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैप वाइल यू विल रीड। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताएगा। जैसे यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ हैं, कुछ सीधी हैं, कुछ आड़ी हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यार आपको समझना है कि अवर प्लैनेट अर्थ लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, उत्तरी जो हिस्सा होता है, ये आपका नॉर्थ पोल कहलाता है, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोल्स हैं, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये दोनों ही जो पोल्स हैं ये एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और इंतहाई ठंडे हैं। ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी, ऑफ कोर्स अगर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूरज जो है, सूरज सपोज दिस इज सूरज, नॉट वेरी, ऑफ कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग आई एम मेकिंग, तो सूरज की रोशनी यहाँ पर जो है वो बहुत धीमी पड़ती हैं। तो ये दोनों इलाके एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस है। नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब ये जो लाइंस हैं ये कोई एक्चुअल लाइंस नहीं है, इन लाइंस को हमने इमेजिनरी लाइंस कंसीडर किया है, और ये लाइंस हमने हमारे टाइम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या उस लोकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है। तो ये जो लाइंस आप आड़ी देख रहे हैं ये कहलाती है लैटिट्यूड। ये लाइंस जो आप आड़ी देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये कहलाती हैं लैटिट्यूड। और ये लाइंस जो खड़ी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये लाइंस जो इस तरह की है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये कहलाती है लॉन्जिट्यूड। क्या कहलाती है? लॉन्जिट्यूड। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिफाइन करता है, एंड लॉन्जिट्यूड जो है आपकी वर्टिकल लाइंस को डिफाइन करता है। ठीक है, इसी तरह से एक और इमेजिनरी लाइन जो सेंटर में कंसीडर की जाती है, विच इज कॉल्ड इक्वेटर, विच इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, और दो लाइंस होती हैं, एक लाइन इसके ऊपर होती है जो कहलाती है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। याद रखना है आपको, ये तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट येस ऑफ कोर्स जेनरिकली भी इसे आप याद कर सकते हैं। तो बीच में है आपका इक्वेटर, यहाँ पर है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैप में कंसीडर होते हैं। अब जैसे कि आप एक मैप का एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैप से आप कोई चीज़ कितने आसानी से समझ सकते हैं। अगर सपोज़ मैंने आपसे पूछा है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, या दुनिया में कितने ऐसे बड़े ज़मीनी इलाके हैं जिनके अंदर बहुत सारे देश समा सकते हैं, तो आप में भी काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, बट आप अगर मैप के थ्रू उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें, इवन उसको कोडिफाई करें कलर के थ्रू, दैट विल बी एबल टू ईजीली हेल्प यू टू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन। सपोज यहाँ पे एशिया को येलो से कलर किया है, फिर उसके बाद आपका अफ्रीका है, फिर यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंड ऑस्ट्रेलिया है। सो नाउ अ मैप इज हेल्पिंग यू आउट टू एक्चुअली लोकेट कि एशिया कहाँ एग्जिस्ट करता है और ये कितना बड़ा है। उसके बाजू में यूरोप है और नीचे की तरफ अफ्रीका है। इसी प्रकार अमेरिका जो है वो समंदर पार करके है नॉर्थ और साउथ की शक्ल में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्सट्रीमली साउथ की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी कंट्रीज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, और इवन हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट। इसके अलावा अगर मैंने आपसे पूछा है कि हाउ मेनी
ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, बड़े जो समंदर हैं वो कितने हैं और कहाँ हैं। तो आप अगर मैप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको हैबिट है मैप्स के थ्रू पढ़ाई करने की, तो आप समझेंगे, आपको समझ दिखाई देगा कि किस तरीके से इंडियन ओशन जो है ये पूरा एरिया कवर करता है। इसी तरह से अटलांटिक ओशन जो है वो यूरोप और अमेरिका के बीच का है, और पैसिफिक ओशन ये पूरा एरिया, और यहाँ से अगर ग्लोब कवर होगा तो ये पूरा एरिया पैसिफिक ओशन का है। इसी तरह से साउथ सदर्न ओशन भी आता है, ठीक है, और इसी तरह से आर्कटिक ओशन भी आता है। एक और इम्पॉर्टेंट महाद्वीप हमारा रह गया है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटार्क्टिका। नाउ दिस रीजन इज मोस्टली कवर्ड बाय स्नो, बट दिस इज द सेवेंथ, वन ऑफ द सेवेंथ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो आपने देखा कि किस तरीके से मैप आपको हेल्प कर रहा है, एक नक्शा आपकी मदद करता है अपनी स्टडीज़ को आसान। राइट अवे इट विल नॉट गिव यू द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कंसिडरिंग के मैप पढ़कर आप जवाब दीजिए, लेकिन आपके कंसेप्ट्स को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इशू हो या कोई करंट अफेयर हो या कोई भी ऐसा इवेंट जो इस समय चल रहा है दुनिया में, उनको आप मैप्स के जरिए जो है लोकेट कर सकते हैं। कुछ और मैप्स मैं आपको दिखाते चलूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे एक लेजेंड दिया हुआ है। ये लेजेंड कलर कोडिफाई कर रहा है अलग अलग एम्पायर्स को। तो किस तरीके से यूरोप के अलग अलग एम्पायर्स और कॉलोनीज़ ने दुनिया के अलग अलग इलाकों पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। सपोज़ यहाँ पे अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर में है। तो यू कैन सी वेरी ईजीली कि हाउ मेनी कंट्रीज़ वर देयर इन द वर्ल्ड विच वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। यू कैन सी इंडिया, right? You can see African region, you can see the Middle Eastern part, the Gulf region, right? Even you can see the whole Australia is covered by the British Empire. Even अगर आप अमेरिका की बात करें तो ये जो पूरा एरिया है, कनाडा का पूरा एरिया, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय द पीपल हु आर फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। इसी तरह से स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच, पोर्चुगीज, जर्मन, रशियन एंड डच। तो ये अलग अलग यूरोपियन एम्पायर्स हैं जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और उन कॉलोनीज़ के तहत उन्होंने हम कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य बनाने के साथ साथ उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था दुनिया के अलग अलग देशों को। सो अगेन इफ़ आई आस्क यू कि ब्रिटिश एम्पायर कौन कौन से इलाकों में रहा होगा और मैं आपको उसकी लिस्ट बताऊं कि गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज विच वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। बट इफ आई गिव यू अ रेफरेंस थ्रू अ मैप, दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू लोकेट कि हाउ मेनी कंट्रीज वर एक्चुअली देयर। एटलीस्ट यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि कौन से ऐसे बड़े बड़े देश थे जिन पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था या किस तरीके से उनका राज रहा था। एक और मैप हम देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको यू लाइक टू नो डिफरेंट मैप्स, डिफरेंट फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप उन कंट्रीज़ के जो मैप्स हैं, मैप्स के तहत आप क्या कर सकते हो, उनके फ्लैग्स को याद कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। बट अगर इफ़ आई टेल यू ओवर हियर, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इफ़ आई जस्ट स्किप दिस पार्ट, ओके, चलिए आगे वाला मैप देखते हैं। ये मैप बताता है कि किस तरीके से दुनिया के अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने इलाकों में काम कर रही है। जैसे सार्क आप देख सकते हैं, जीसीसी देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन आप देख सकते हैं, नाफ्टा देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, पैसिफिक आइलैंड फोरम्स हैं। तो इस तरह से ये मैप किस तरह से अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला है। इसके अलावा उनका जो न्यू सिल्क रूट है उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे वो BARI कहते हैं, इसके अंदर वो दो वेज हैं, एक सी रूट और एक रोड रूट्स के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एशिया और अलग अलग एशियन रीजन्स तक अपने कनेक्शंस को बढ़ाने की, अपने जो रूट्स हैं उनको मजबूत करने की फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो अगर हम उनके रूट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो चाइना ने, अगर हम उनके रोड रूट्स की बात करें तो यू कैन सी दैट हाउ इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम दिस ऑरेंज लाइन टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। सो और यहाँ पर सेंट्रल एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे आप ये देखिए सी रूट है ये ब्लू कलर का। नाउ दिस इज़ द साउथ चाइना सी, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। फिर वो होते हुए इंडियन ओशन
और फिर वो होते हुए यूरोप. सो यू सी हाउ दे आर ट्राई टू रीच यूरोप थ्रू टू वेज. वन इज़ द वे थ्रू द सी एंड द अदर वे इज़ थ्रू द रूट, थ्रू द रोड. तो अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से चाइना शुरू कर चुका है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दे हैव फ्रॉम देयर initiatives. But at the same time, if you really want to know on what basis, like what exactly they are doing, then you can see it from this particular map, where you can find out how the routes are getting moved from sea to the European region and from the route side via Central Asia to Europe. ठीक है. So this, with this note, I would like to end this particular session to provide you the importance of maps in our day-to-day life, not only from the perspective of a daily basis use in terms of Google Maps, but also from the perspective of a study of a preparation for the exam. So hopefully आपको importance समझ में आई है maps की, and I expect each and every one of you is going to purchase a map. चाहे फिर वो आपकी study, of course आपकी studies पर होगा definitely. For my, especially for my political science students, I always ask them to have a map, to get a map of international affairs or an international map which will help them to understand the geography, the political aspect or the geopolitics of the different countries in the world. So with this note, let's end this session, and I'll see you in the next class.